हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो बेटे, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्लास 12th यूनिट नंबर 3 और वीडियो नंबर 5। बेटे ये तीसरी यूनिट का 5वां वीडियो है। और इससे पहले 4 वीडियो आपको बेटे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा, उसमें भी आपको पूरा यूनिट मिल जाएगा। कौन सा यूनिट बेटे? यूनिट नंबर 3। तो बेटे आज का हमारा टॉपिक देखो कितना अच्छा है। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत अपघटन, या इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बेटे आज हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। ठीक है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है। बड़ा सिंपल सा मतलब है बेटे। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से। तैयार है ना सब? देखो मैं बता रहा हूं। मान लो आपके पास विद्युत अपघटय का कोई विलयन है, और उस विद्युत अपघटय में आपने क्या करा, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, करंट उसमें फ्लो कर दिया। तो जब किसी विद्युत अपघटय को विद्युत धारा के द्वारा अपघटित किया जाता है, अपघटित कर दिया जाता है, मीन्स तोड़ दिया जाता है, तो इस क्रिया को या इस घटना को कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं बेटे? विद्युत अपघटन। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, मैं यहां लिख रहा बेटे एक छोटी सी डेफिनेशन, फिर हम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं लिख रहा बेटे विद्युत धारा के द्वारा, मतलब आपको क्या प्रवाहित करनी है? विद्युत धारा। विद्युत धारा के द्वारा किसी विद्युत अपघटय को, किसी विद्युत अपघटय को किसी विद्युत अपघटय को विघटित विघटित कर देने की क्रिया, विघटित कर देने की क्रिया क्या कहलाती है बेटे? विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है बेटे, क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाती है। ये बात सब बच्चे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। ठीक है बेटे, तो हमें पता चला कि आपके पास कोई भी विद्युत अपघटय है और उसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित कर दो उसके जलीय विलयन में, तो क्या होगा? विद्युत अपघटय विघटित हो जाएगा, या उसका विघटन हो जाएगा, या आप कह सकते हो कि वो टूट जाएगा, और उससे कुछ नए उत्पाद, नए प्रोडक्ट आपको प्राप्त होंगे। और इस घटना को हम कहेंगे विद्युत अपघटन। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, उसे मैं यहां लिख रहा। आपको ध्यान रखना बेटे कि विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है ना, विद्युत अपघटन की क्रिया, ध्यान से देखियो बेटे, बिल्कुल। विद्युत अपघटन की क्रिया कहाँ होती है? विद्युत अपघटनी सेल में होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है सब बच्चों को विशेष रूप से। विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होती है। ये बात ध्यान रखनी है। ये जो मैंने बराबर में चित्र बना रखा ना बेटे, ये एक विद्युत अपघटनी सेल का ही चित्र है। ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी, उसे मैं यहां लिख रहा। इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा को, इस क्रिया में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित
किया जाता है। ठीक है बेटे, विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है बेटे, चलो एक चीज सीख रहे, अब इसकी विधि सीखेंगे हम, और विधि में ही आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। ठीक है, सब ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखो सब बच्चे, ठीक है, देखो बेटे, मान लो हमारे पास एक बर्तन है बड़ा, यह हमारे पास एक बड़ा बर्तन है, और बेटे हमने क्या करा, इस बड़े बर्तन में एक विलयन भरा। किसका विलयन? विद्युत अपघटय का विलयन भरा। और बेटे वो विद्युत अपघटय कौन सा है? NaCl। आपको पता है कि विद्युत अपघटय किसे कहते हैं? पता है ना सबको? विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है? वे पदार्थ जो जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं उन्हें कहते हैं विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट। तो आप किसी भी विद्युत अपघटय का विलयन इसमें भर दो बर्तन में, जैसा आपने भरा NaCl का जलीय विलयन भर दिया। फिर आप इसमें लगाओ बेटे इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने, जैसे एक प्लेट ये लगी और एक प्लेट हमने लगाई है। एक प्लेट का कनेक्शन कर दिया बैटरी के प्लस से, और बेटे दूसरी प्लेट का कनेक्शन कर दिया बैटरी के माइनस से। जैसा कि फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि बैटरी या सेल के रिप्रेजेंटेशन में आप बड़े छोटे डंडे इस तरह के बनाते हो। जो बड़ा डंडा होता है वो प्लस का निशान होता है, ध्यान रखियो, बड़े डंडे का मतलब प्लस और छोटे डंडे का मतलब माइनस। तो आपने इस वाली प्लेट को, इस प्लेट को बड़े डंडे से जोड़ा है, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड कैसा बनेगा? धन आवेशित इलेक्ट्रोड बनेगा। क्या बनेगा? धन आवेशित इलेक्ट्रोड। और ये वाला इलेक्ट्रोड क्या बनेगा? ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड। और ये पूरा बर्तन जो है कुल मिला के इसे कहेंगे हम विद्युत अपघटनी सेल। क्या कहेंगे बेटे? विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है बेटे, और विद्युत अपघटनी सेल में जो धनावेशित इलेक्ट्रोड होता है ना बेटे, वो होता है एनोड। क्या कहते हैं इसे? एनोड। और जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड होता है उसे कहते हैं कैथोड। सिर्फ विद्युत अपघटनी सेल के केस में, हर जगह नहीं होता ऐसा। कभी आप सोचो कि जहां भी धनावेशित इलेक्ट्रोड है तो उसका मतलब उसका नाम हम एनोड कह देंगे। एनोड या कैथोड का डिसीजन उनके ऊपर उपस्थित आवेश से बिल्कुल नहीं होता है। इस चीज को कान खोल के सुन लो बेटे बहुत ध्यान से। यदि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोड है और उस इलेक्ट्रोड के ऊपर आपको बताया गया है कि उस इलेक्ट्रोड पर है धन आवेश, तो आंख बंद करके कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि इलेक्ट्रोड के ऊपर धन आवेश है तो इसका मतलब वो एनोड है। आवेश से नहीं पता चलता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है और कौन सा इलेक्ट्रोड बेटे कैथोड है। अब कैसे पता चलता है जब आवेश से पता नहीं चलता? मैं इसी टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा और क्लियर करूंगा इस बात को। देखो पहले ध्यान से, एक बड़ा बर्तन, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, उनमें से एक एनोड एक कैथोड है, और उस बर्तन के अंदर क्या भरा आपने? विद्युत अपघटय का विलयन। तो विद्युत अपघटय का विलयन जैसे NaCl का विलयन भरा, तो होगा क्या बेटे? आपको पता है कि NaCl आयनों में टूट जाएगा। कैसे? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे ही तो टूटेगा बेटे। तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे तो होंगे Na पॉजिटिव आयन और बहुत सारे क्या होंगे बेटे? Cl नेगेटिव आयन। अब मुझे ये बताओ, Na पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे? कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड कैसा है? ये ऋणावेशित, और ऋणावेशित कैथोड है तो Na पॉजिटिव आयन गए कैथोड की तरफ। और बेटे Cl नेगेटिव आयन किधर जाएंगे? एनोड की तरफ, क्योंकि इसके ऊपर कैसा आवेश है? धनावेश। जरा ध्यान से समझने वाली बात है। तो Na पॉजिटिव आयन यहां गए और Cl नेगेटिव आयन यहां गए। हुआ क्या उसके बारे में अभी बात करेंगे, पर पहले एक चीज समझ लो आप कि ये प्लस है और इधर को घूम के ये क्या है? माइनस। यदि कोई मेरे से पूछ ले कि इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, तो बेटे विद्युत धारा प्रवाहित होने की दिशा ये है, ये लिख दिया मैंने यहाँ I। विद्युत धारा बाहर प्लस से होती हुई यहाँ जाएगी और यहाँ से फिर माइनस में एंट्री मार जाएगी, प्लस से निकलेगी माइनस में एंट्री मारेगी। ये विद्युत धारा की दिशा है। और यदि किसी ने पूछ लिया कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या है, तो बेटे इलेक्ट्रॉनों की दिशा विद्युत धारा की दिशा के जस्ट अपोजिट होती है। ये बात आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो इसमें बेटे इलेक्ट्रॉनों का गति करने का दिशा क्या होगा?
विद्युत धारा की दिशा के विपरीत बना दिया मैंने, यानी इलेक्ट्रॉन तो इसमें सर्किट में ऐसे घूमेंगे और करंट इसमें ऐसे चलेगा। ये सारी चीजें हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। देखो पहले एक बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमें एक बात समझनी है कि ये जो चित्र मैंने बनाया ये क्लियर होना चाहिए सबके, ठीक है। समझा दूं, अब ध्यान से आगे समझा दूं बेटे, समझा रहा चलो, ध्यान से समझेंगे बेटे सब बच्चे बिल्कुल। देखो क्या समझाया मैंने अब तक। मैंने समझाया जब किसी विद्युत अपघटय, जब किसी विद्युत अपघटय, जैसे NaCl लिख दूं, जैसे NaCl के जलीय विलयन को, NaCl के जलीय विलयन को क्या करा बताओ, किसी बर्तन में, एक बर्तन ही तो लिया था बड़ा सा, किसी बर्तन में भरकर, बर्तन में भर लिया, उसमें का मतलब किसमें, बर्तन में, उसमें उपयुक्त, यानी कि जो अच्छा काम करते हो उसमें उपयुक्त इलेक्ट्रोडों को, उसमें उपयुक्त इलेक्ट्रोडों को डुबाया जाता है। दो इलेक्ट्रोड डूब रहे हैं ना बेटे इसमें, चित्र में देखियो जरा। उपयुक्त इलेक्ट्रोडों को डुबाया जाता है तथा सेल या बैटरी के द्वारा, देखो ऊपर हमने सेल या बैटरी लगा रखी, ऊपर देखो ये लगी हुई ना, सेल या बैटरी के द्वारा क्या कर रहे बताओ, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। शांत, ठीक है बेटे, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो बर्तन में, ये जो बर्तन है इसे आप बर्तन भी कह सकते हो या विद्युत अपघटनी सेल भी कह सकते हो, तो आप लिख लो इस बात को। तो बर्तन, या आप लिख सकते हो विद्युत अपघटनी सेल में निम्न क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, वही तो असली खेल है बेटे। निम्न क्रियाएं होती हैं, अभी समझना पड़ेगा आपको बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हो रहा, ठीक है। जिन्हें कुल मिलाकर, इन सारी क्रियाओं को ही कुल मिलाकर क्या कहते हैं, जिन्हें कुल मिलाकर विद्युत अपघटन कहा जाता है। बस ये चीज ध्यान रखनी है, इन्हें कुल मिलाकर ही हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन, ठीक है बेटे। तो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, वही बात हमें समझनी है कि वे कौन कौन सी क्रियाएं हैं। देखो क्या होगा, जब आपने इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी कैथोड एनोड लगा के, तो सबसे पहले बेटे क्या होगा कि ये जो NaCl है ना हमारा, NaCl ध्यान से समझते रहियो, NaCl आयनों में टूटेगा कैसे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। जैसा हमने यहाँ बना रखा है कि Na पॉजिटिव आयन बने और Cl नेगेटिव आयन बने, ठीक है बेटे। उसके बाद क्या होगा, मुझे एक बात बताओ बेटे, चित्र में देख के मुझे यूं बताओ कि ये जो Na पॉजिटिव आयन हैं ये कहाँ जा रहे हैं, कैथोड पर जा रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे बेटे कैथोड, मैंने लिखा कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा, देखो कैथोड पर कौन गए बताओ, Na पॉजिटिव आयन। कैथोड पर बेटे Na पॉजिटिव आयन गए और Na पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो वहां क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला Na पॉजिटिव आयन कैथोड पर क्यों गया। भाई फिजिक्स में तो आपको एक बात सिखाई जाती है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है।
विपरीत प्रकृति के आवेश यानी प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। पर बेटे फिजिक्स वालों ने क्या कभी आपको ये भी बताया है कि क्यों करते हैं आकर्षित? रीजन एक्सप्लेन नहीं करने के, सिर्फ एक बात बता देंगे, F इज इक्वल टू 1/4πε0K Q1 Q2/R²। ये फार्मूला है जी, और इस फार्मूले में रट्टा मार लो जी, ठीक है। पर आप जरा यहाँ सामान्य रूप से सोच के देखो, मान लो किसी को भूख लग रही है तो वो कहाँ जाएगा, जहां उसे खाना मिलेगा। जब आपको भूख लगती है आप अपनी मम्मी के पास जाते हो ना कि मम्मी खाना क्या बनाया, ठीक है। जब किसी को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए जाएगा। जब किसी के पास बुद्धि की, ज्ञान की कमी होती है तो वो टीचर्स के पास जाएगा। जब किसी के पास किसी भी चीज की कमी होती है तो वो व्यक्ति या वो वस्तु या वो जो भी कुछ पदार्थ है वो उस स्थान पर जाता है जहां उसकी कमी पूरी हो जाए। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है बेटे। अब देखो, ये Na पॉजिटिव आयन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण वो उस जगह जाएगा जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो कैथोड पे यदि आप देखो तो कैथोड को हमने बैटरी या सेल के नेगेटिव वाले सिरे से जोड़ रखा है। तो बेटे कैथोड के ऊपर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द कैथोड। जब यहाँ बहुत सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये तो यहाँ जाएगा ही, और जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ से क्या लेगा बेटे, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हमने कहा कि कैथोड पर कौन जाएगा, Na पॉजिटिव आयन। ये Na पॉजिटिव आयन कहाँ जा रहा है, कैथोड पर। और कैथोड पे से जाके इसे क्या लेना है बेटे, इलेक्ट्रॉन लेना है। और जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा। सोडियम, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने धातु, सोडियम धातु बनेगी। और बेटे ये सोडियम धातु यहाँ कैथोड के ऊपर जमा होती रहेगी, जमती रहेगी कैथोड के ऊपर ये सोडियम धातु। और कुछ समय बाद आप देखोगे ना, कुछ घंटे बाद, तो आपको पता चलेगा यार ये जो कैथोड है ये तो हमने पतला सा लगाया था, ये इतना मोटा कैसे हो गया कैथोड। बेटे कैथोड इतना मोटा क्या, बहुत मोटा हो जाएगा। जितना ज्यादा विद्युत अपघटन की क्रिया होगी सोडियम उतना ही ज्यादा कैथोड के ऊपर जाके जमेगा और इस कैथोड को उतना ही ज्यादा मोटा कर देगा। अब ये तो बात आई सोडियम Na पॉजिटिव आयन की। अब बात आई कि एनोड पर क्या होगा बेटे, एनोड पर। चलो एनोड की बात कर रहे कि एनोड पर क्या होगा। देखो यहाँ Cl नेगेटिव, इसके पास एक फालतू इलेक्ट्रॉन है और ये परेशान है इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कहाँ छोड़ने जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी कि जो धन आवेशित इलेक्ट्रोड है जिसे आप कहते हो एनोड। तो Cl नेगेटिव यहाँ गया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि Cl नेगेटिव गया और उसने अपना माइनस माने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और इलेक्ट्रॉन निकालकर बन गया Cl मुक्त मूलक, Cl फ्री रेडिकल। अब एक Cl फ्री रेडिकल दूसरे Cl फ्री रेडिकल से जुड़ के क्या बनाएगा, Cl2 गैस। ये Cl2 गैस यहाँ से उड़ेगी, इस जगह से कौन सी गैस उड़ेगी, एनोड के पास से Cl2 गैस। अब Cl2 को सॉलिड तो है नहीं, ठोस तो है नहीं कि क्लोरीन जम जाएगा और आप यूं कहोगे जी एनोड जो है ये भी मोटा हो जाना चाहिए क्योंकि इस पे क्लोरीन जम गया। बेटे क्लोरीन तो गैस है, वो तो यहाँ आके जो है इलेक्ट्रॉन उसने अपना छोड़ा, Cl मुक्त मूलक बना। जब ऐसे ऐसे दो Cl मुक्त मूलक आपस में मिले तो Cl2 गैस बनी, और गैस तो इस पे चिपकनी की नहीं, गैस तो बेटे उड़ के भाग जाएगी सारी। तो ये जो संपूर्ण क्रिया मैंने आपको समझाई ना यहाँ, इस संपूर्ण क्रिया का नाम ही विद्युत अपघटन है। इस संपूर्ण क्रिया का नाम क्या है बेटे, विद्युत अपघटन, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लो बेटे, जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। देखो बेटे मैंने अभी आपको एक बात पूछी थी, ये एक बात मैंने आपको बताई थी कि यदि आपके पास इलेक्ट्रोड हैं, दो इलेक्ट्रोड हैं, उनमें से आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। तो ज्यादातर बच्चों का सोचना तो ऐसा होता है कि जिस इलेक्ट्रोड पर धन आवेश होता है उसे एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश होता है उसे कहते हैं कैथोड। पर बेटे ये बात बिल्कुल सही नहीं है, इस बात को बिल्कुल भूल जाओ आप।
एनोड और कैथोड का डिसीजन उसके ऊपर उपस्थित आवेश से बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो अब सवाल एक खड़ा हुआ कि सर आप यूं बताओ फिर कैसा होता है डिसीजन, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। ठीक है बेटे, तो चलो बात कर रहे। अच्छा तुम एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, मैं एक हेडिंग लिख रहा है यहाँ नोट। बेटे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा। मैं यदि आपको यूं पूछ रहा कि ऑक्सीकरण बताओ बेटे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, तो आपके पास बहुत सारे आंसर हैं क्योंकि 11th में आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, ऑक्सीकरण पढ़ा था आपने। आप कहोगे जी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण है। और इन सारी बहुत सारी परिभाषाओं के साथ आप एक परिभाषा और बोल लोगे बेटे, और आप कहोगे कि किसी पदार्थ में से यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसका मतलब उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ये परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए बेटे कि किसी पदार्थ में से क्या निकलना, इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीकरण की यहाँ वैसे बहुत सारी परिभाषाएं हैं, पर इस समय हमें एक परिभाषा की जरूरत पड़ने वाली है। कौन सी परिभाषा की? कि यदि कोई हमारे से पूछे इस समय इन सारी स्थितियों को देखते हुए जो हम स्टडी कर रहे हैं विद्युत अपघटन, कि ऑक्सीकरण का क्या मतलब है, तो मैं यहां लिखूंगा कि ऑक्सीकरण का मतलब है किसी पदार्थ में से, किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलना। बेटे यदि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो समझो उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस बात को जहन में बिठा लो अपने बिल्कुल एकदम, कि यदि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण। अच्छा ऑक्सीकरण का एक भाई है अपचयन। ठीक है, हालांकि दोनों का नेचर बिल्कुल उल्टा है। इस तरह उल्टा है जैसे रावण और विभीषण हैं तो दोनों भाई भाई थे ना दोनों, पर दोनों का नेचर अलग अलग था। ऑक्सीकरण का मतलब किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलना, तो अपचयन का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। वैसे अपचयन की भी बहुत सारी परिभाषाएं आपने पढ़ रखी हैं, पर बेटे यहाँ तो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन वाली परिभाषा की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटे, तो यदि किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो समझो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो समझो उसका क्या हो रहा है, अपचयन। अब सुन लो ध्यान से, ठीक है, अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों को खोल लो और इस बात को जो है बिल्कुल सही जगह, सिक्योर जगह फीड कर लो मेमोरी में अपनी। सुनो ध्यान से, यदि आपके पास कोई विद्युत अपघटनी सेल है या कैसा भी सेल है, जरूरी नहीं कि विद्युत अपघटनी सेल, तो सेल में बेटे कम से कम दो इलेक्ट्रोड तो होते ही हैं। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं बेटे? दो। तो दोनों इलेक्ट्रोडों में से जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, सुनो ध्यान से दोबारा बोल रहा, दोनों इलेक्ट्रोडों में से जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? एनोड। और वो धन आवेशित भी हो सकता है और बेटे ऋण आवेशित भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर आवेश कैसा है। ठीक है बेटे, तो हम एक चीज और लिखेंगे। लो मैंने एक हेडिंग और लिख दी, नोट। अब यदि आपसे कोई सवाल पूछ ले कि एनोड किसे कहते हैं, मान लो उसने पूछ लिया कि एनोड का मतलब बताओ क्या है एनोड का, तो पहले तो बच्चे बताते थे कि एनोड का मतलब वो इलेक्ट्रोड जिस पर धन आवेश हो। कैसा आवेश हो? धन आवेश। पर अब बच्चे क्या बताएंगे? अब बताएंगे कि जिस इलेक्ट्रोड पर जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है बेटे? ऑक्सीकरण होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, यहां लिख रहा मैं, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, अर्थात
पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन का निकलना ही तो ऑक्सीकरण है, अर्थात करके तो लिखो भी ना चाहे तुम। अब आप यहां देख लो, यदि हम बात करें Cl नेगेटिव पहुंचा यहां, ध्यान से समझियो, यहां देखो जरा, Cl नेगेटिव पहुंचा यहां किस पे, एनोड पे, तो Cl नेगेटिव ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाला ना, देखो Cl नेगेटिव में से माइनस माने निकला, E माने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकला तभी तो Cl मुक्त मूलक बना। तो जो भी यहां पहुंच रहा है इस वाले इलेक्ट्रोड पे जो भी पहुंचेगा अपना इलेक्ट्रॉन उसे छोड़ना पड़ेगा, अपना इलेक्ट्रॉन बिट उसे देना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पहुंच रहा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इसका मतलब जो भी यहाँ पहुंच रहा उसका क्या हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा है उसका। और जब यहाँ पहुंचने वाले हर एक आयन का, हर एक परमाणु का, हर एक बंदे का, हर एक राक्षस का, जो भी यहाँ पहुंचेगा उसे अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा। और जब वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा यानी कि जो भी यहाँ पहुंचेगा उसका क्या होगा बेटे, उसका होगा ऑक्सीकरण। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड। क्या कहते हैं बेटे, एनोड। अब यहाँ एनोड धन आवेशित है, ये तो केवल एक संयोग की बात है, कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा कि यह धन आवेशित है और एनोड भी है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम जंप कर गया। अरे यार हम कह नहीं रहे थे क्या, हम यूं कह रहे थे यार कि जिस इलेक्ट्रोड पर धनावेश होता है उसे एनोड कहते हैं। ये बात हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है बेटे, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में जहां ये थ्योरी फेल हो जाएगी, पुराने वाली थ्योरी। और जो थ्योरी बेटे मैंने बताई, गरीब आदमी ने जो तुम्हें थ्योरी बताई वही थ्योरी काम करेगी। देखो ये तो बात होगी किसकी, एनोड की। अब बात करें हम कैथोड की, कि यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि कैथोड किसे कहते हैं तो बता दोगे, आप बताओगे जिस इलेक्ट्रोड पर, जिस इलेक्ट्रोड, यहां भी तो लिख लो, जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, अर्थात करके लिखना चाहो लिख दियो, नहीं तो जरूरत तो है नहीं। अर्थात पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, ठीक है, उसे आप कहोगे कैथोड। देखो Na पॉजिटिव यहां गया और Na पॉजिटिव जब वहां गया तो उसमें कौन जुड़ा आके, यहां से क्या जुड़ा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही तो जुड़ा बेटे इसमें। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा इसका मतलब इसका क्या हुआ, अपचयन। Na पॉजिटिव का वहां जाके बेटे अपचयन हो गया, और जो वहां पहुंच के अपना अपचयन, जो भी वहां पहुंचेगा उसका अपचयन ही होगा। और यहाँ जिस भी आने वाले हर एक चीज का अपचयन हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कैथोड। क्योंकि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं बेटे, कैथोड। अब बताओ ये बात समझ में आई क्या। अच्छा एक चीज और बता दूं तुम्हें, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक चीज ये है कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है ना, जो हमने बनाया यहाँ, विद्युत अपघटनी सेल बेटे उस सेल को कहते हैं जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता है ना बेटे, एनोड, एनोड तो होता है पॉजिटिव यानी धनावेशित, तथा कैथोड बेटे, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव यानी ऋणावेशित। ये बात ध्यान रखनी है आपको विशेष रूप से, ठीक है बेटे। तो चलो अगली बात कर रही बेटे। अब एक और आप हेडिंग लिख लो, नोट, एक और बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। देखो क्या बताऊंगा कि जो विद्युत अपघटन की क्रिया हुई ना बेटे, क्या हुई, विद्युत अपघटन की क्रिया, विद्युत अपघटन की क्रिया में, विद्युत अपघटन की क्रिया में बनने वाले उत्पाद, प्रोडक्ट बने ना यहाँ। देखो अभी आपको मैंने बताया कि क्लोरीन गैस भी बनी
और सोडियम धातु भी चिपक गई जाके कैथोड के ऊपर। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में बनने वाले जो उत्पाद हैं, उत्पाद माने प्रोडक्ट, क्या क्या चीज बनी, ये जो उत्पाद बनेंगे ना वे निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं बेटे, निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। मतलब बनने वाले उत्पाद का मतलब यह है कि कब ज्यादा उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट कब ज्यादा बनेगा, कब कम बनेगा, और कौन कौन सा उत्पाद बनेगा। ठीक है बेटे, निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। नंबर 1 तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि विद्युत अपघटन की प्रकृति, विद्युत अपघटन की प्रकृति। अब इस लाइन को पढ़ते ही आपको जो है परेशानी होगी कि विद्युत अपघटन की प्रकृति का क्या मतलब है। यहाँ बेटे वही मतलब है जो मैंने पढ़ाया है आपको पहले। विद्युत अपघटन दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघटन और दुर्बल विद्युत अपघटन। तो प्रबल विद्युत अपघटन यदि आप इस्तेमाल करोगे तो प्रोडक्ट तो ज्यादा बनेगा ही, उत्पाद तो ज्यादा बनेगा ही, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघटन के आयनन की मात्रा एवं आयनन का वेग अधिक होते हैं। पता है ना आपको? ठीक है, तो पहला तो हो गया विद्युत अपघटन की प्रकृति। नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, एक कारक और है विद्युत अपघटन की सांद्रता, कि विद्युत अपघटन की सांद्रता कम है या अधिक है। ठीक है, क्योंकि सांद्रता पर निर्भर करती है आयनन की मात्रा। आपने पढ़ रखा कि जो दुर्बल विद्युत अपघटन है उसकी सांद्रता घटा दोगे तो आयनन की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ेगी, पर प्रबल विद्युत अपघटन की सांद्रता घटाने पर आयनन की मात्रा बढ़ती तो है पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और नंबर 3 है प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा, प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा, कि आवेश ज्यादातर किस दिशा में प्रवाहित होगा। ठीक है, कौन सी दिशा में ज्यादा आवेश प्रवाहित होगा, तो दिशा तो आपको यहां से पता चली जाएगा कि कहाँ आपने कैथोड, कहाँ तो धनावेशी प्लस को किससे जोड़ा और माइनस को किससे जोड़ा। ठीक है बेटे, तो यहाँ से आपको दिशा का पता चल जाएगा कि यहाँ कैथोड पे क्या प्राप्त होना है और एनोड पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होना है। ठीक है बेटे, और एक चीज और है जिस पर डिपेंड करता है, वो है इलेक्ट्रोडों की प्रकृति, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोडों की प्रकृति का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इलेक्ट्रोडों की प्रकृति। बेटे इलेक्ट्रोडों की प्रकृति से तात्पर्य है कि हर एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग होता है। इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव बढ़ने से और घटने से उसके ऊपर एकत्र होने वाले या उसके ऊपर जमा होने वाले या उसके पास से मुक्त होने वाले जो उत्पाद हैं उनकी मात्राएं बदल जाती हैं, वेरी कर जाती हैं। ठीक है बेटे, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, मैं अगली बात पढ़ा रहा हूं, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, चलो बेटे अब हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन के उपयोग, कि विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जो हमने सीखा है इसका दैनिक जीवन में फायदा क्या है। ठीक है, खाली नंबर लाने के लिए इसका फायदा है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में नंबर आ जाएंगे अच्छे, या कुछ और भी फायदा है इसका। देखो बेटे, सबसे पहला है ये जिन पे मैंने टिक मार्क लगा रखे हैं ना, ये आपने पहले से पढ़ रखे हैं सारे उपयोग। ठीक है, मैं एक एक करके याद दिलाता जाऊंगा आपको। आप जब 12वीं क्लास तक पहुंच रहे थे तो उससे पहुंचने से पहले ही छोटी कक्षाओं में आपने इन्हें पढ़ रखा है। नंबर 1 है धातुओं का संक्षारण से बचाव करने में। ठीक है, मान लो आपके पास कोई धातु है और उस धातु का संक्षारण से आपको क्या करना है बेटे, बचाव करना है धातु का। अब आपके दिमाग में खतरनाक क्वेश्चन खड़ा हो रहा है जी, पहले यूं तो बता दो संक्षारण है क्या, फिर ही कर लेंगे उसका बचाव। बेटे संक्षारण का मतलब धातुओं का हवा और पानी के संपर्क में आने से उनका धीरे धीरे नष्ट होना। जैसे एक बहुत मोटा एग्जाम्पल मेरे पास है कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाता है ना, पता है ना आपको। तो लोहे पर जंग लगना एक
संक्षारण का ही उदाहरण है। ठीक है बेटे। तो जब आप कक्षा 8 में थे, जब आपने पढ़ा था ये जो हम पहला पॉइंट पढ़ रहे कि धातुओं को संक्षारण से बचाना, तो इसका अच्छा तरीका है ये। कौन सा तरीका? विद्युत अपघटन। कक्षा 8 की विज्ञान की किताब उठा के देख लियो आप, उसमें धातु और अधातु वाला जो चैप्टर है उसे देख लियो पढ़ के, उसमें आपको सेम हेडिंग मिलेगा। ठीक है, याद है ना आपके? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जी कुछ नहीं पढ़ाया हमें किसी ने भी, हम तो जन्मजात जितने पढ़े हुए थे उतने ही हैं, अब भी हमें किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया। पढ़ाया तो बेटा आपको सारा कुछ, पर आपके याद नहीं रहता है, क्योंकि आपके अंदर वही लक्षण है जो हनुमान जी में थे। वे भी तो भूल गए थे सारे ज्ञान को, अपने सारे ज्ञान को भूल गए थे। ठीक है, फिर जामवंत ने याद दिलवाया कि यार एक काम करो, हनुमान जी पहाड़ पे चढ़ो और वहां से जंप लगाओ और लंका में पहुंच जाओ। तो हनुमान जी यूं कह रहे कि जामवंत जी आप क्या सोच रहे, आप यूं सोच रहे कि मेरी टांगे टूट जाएं? तो जामवंत जी कह रहे अरे यार तुम्हें याद नहीं है क्या, बचपन में तुम्हारे जो टीचर्स थे, तुम्हारे जो गुरु थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया था तुम्हें, याद करो याद करो। उन्हें जबरदस्ती याद करवाया, जबरदस्ती। और वे यूं कह रहे थे कि मुझे तो किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं है। तो हमारे जो बच्चे हैं सारे, उन बच्चों के अंदर भी सेम लक्षण होता है जैसा हनुमान जी में था। वे भी भूल गए थे सारा पढ़ा लिखा, और हम भी भूल जाते हैं। हम हमेशा ऐसा ही कहते हैं कि हमें किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, चलो देखो अपने टॉपिक पे आ जाओ। अब तो हम पढ़ रहे हैं ना, चलो धातुओं को संक्षारण से बचाव करने में देखो हम क्या करेंगे। मान लो आपके पास लोहा है और लोहे पर जंग लगने का खतरा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये लोहे का बना दो आप कैथोड। देखते रहियो ध्यान से, ये माइनस है तो ये माइनस वाला कैथोड है और प्लस वाला क्या है, एनोड। ठीक है, इसे मैं कैथोड इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है, मैं कह रहा कि ये कैथोड है, ये एनोड है। ठीक है, आप कैथोड बना दो लोहे के टुकड़े को, जिस टुकड़े को जंग लगने से बचाना है, और एनोड आप कोई सा भी बना दो, आपकी मर्जी है। और इसके अंदर जो घोल भरना है, विलयन भरना है, आप इसके अंदर कॉपर सल्फेट का भर दो ना, CuSO4 का। यदि कॉपर सल्फेट का विलयन भरोगे और धारा उसमें प्रवाहित होगी तो Cu डबल पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव तो बनेगा बेटे। तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, कॉपर के धनायन, और बहुत सारे क्या होंगे, सल्फेट के ऋणायन। तो मुझे यूं बताओ, ये कॉपर के धनायन इस कैथोड पे जाके चढ़ जाएंगे ना सारे। तो कॉपर के धनायन जब कैथोड के ऊपर चढ़ जाएंगे तो एक परतनी जमा देंगे उसके ऊपर, और जब कॉपर के धनायन इस पे जाके कॉपर धातु में कन्वर्ट हो जाएंगे, इन्हें पता कि ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल ही जाएंगे यहाँ से। तो कॉपर धातु लोहे की छड़ जिसे आप जंग लगने से बचाना चाह रहे थे, उस छड़ के ऊपर कॉपर माने तांबा, तांबे की एक परत जम जाएगी बेटे। और तांबे की जो परत जमेगी, उस फिर आप इस छड़ को बाहर निकाल लो लोहे की, उसके ऊपर तांबे का तो लेयर आपने चढ़ा ही दिया। और जब बेटे उस पर आपने तांबे का लेयर चढ़ा दिया, तो बताओ अब जंग लग जाएगा क्या उस पर? अब तो नहीं लगने का उस पर जंग। तो हमने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया, धातुओं का संक्षारण से बचाव करने में, धातु जिस धातु को आपको संक्षारण से बचाना हो, आपको नष्ट होने से बचाना हो, उस धातु को जरा यार कैथोड बना के तो देखो, और अंदर ऐसा विद्युत अपघटन भरो जिसमें धनायन कोई अच्छी धातु का हो, जिसका लेयर ऊपर बढ़िया चढ़ सके। अभी हमने जो इससे पहले पढ़ा था वो नमक का घोल भर रखा था NaCl का। तो NaCl के घोल में तो जो ऊपर चढ़ा था वो तो सोडियम धातु चढ़ी थी ऊपर, पर सोडियम धातु तो इतना बचाव नहीं करने की, हाँ तांबा तो बहुत बढ़िया बचाव कर देगा इसका बेटे। देखियो जरा नेक्स्ट नंबर 2, जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस के निर्माण में। बेटे यदि आप जल H2O इसका विद्युत अपघटन कर दो तो आपको पता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटता है जल। तो मुझे यूं बताओ आप जरा कि एनोड पर कौन जाएगा, एनोड क्या, सीधी बात कर लो, चलो यूं बताओ कैथोड पर कौन जाएगा, बताओ कैथोड पर कौन जाएगा इन दोनों में से? कैथोड माने यो माइनस वाला, कौन जाएगा, जो धनायन होगा, कैथोड पर जाएगा H पॉजिटिव आयन, और वहां जाके यूं कहेगा कि यार मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन लेगा वो, और एक इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या बनेगा, H मुक्त मूलक। और एक H मुक्त मूलक दूसरे H मुक्त मूलक से जब जुड़ेगा तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन। तो बताओ कैथोड पे से हाइड्रोजन गैस नहीं उड़ रही होगी, उड़ेगी नहीं। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस के निर्माण में। आपने कक्षा 10 में पढ़ा था, यो कहाँ पढ़ा था बेटे, कक्षा 10 में।
आ जाओ, चलो तीसरी बात कर रहे। भारी जल का फार्मूला होता है D2O। ये तो ताजा ही है, बिल्कुल 11वीं में ही पढ़ा था। भारी जल D2O के निर्माण में। ठीक है बेटे। आपको पता है कि साधारण जल लो, उसका विद्युत अपघटन करो, तो साधारण जल में बेटे H2O भी होता है और D2O का भी कुछ हिस्सा होता है। पर H2O तेजी से अपघटित हो के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूटता रहेगा, वो बाहर निकलती रहेगी, और D2O को मौका ही नहीं मिल पा रहा। ठीक है। तो D2O लास्ट में कई बार विद्युत अपघटन करने से लास्ट में क्या बच जाएगा, भारी जल तो सारा इस रिएक्शन को करके हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस। ये दोनों गैस से उड़ उड़ के भागती रहेंगी, तो H2O तो होता रहेगा बेटे खत्म, और आपके पास क्या बचता रहेगा, वहां D2O की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। इस तरह ये आपने 11वीं में पढ़ा था। नंबर 4 है विद्युत लेपन में। भाई विद्युत लेपन यही तो है कि कॉपर का लेप चढ़ा दिया हमने लोहे की छड़ पे बेटे, तांबे का लेप चढ़ा दिया। आप किसी भी एक धातु को कैथोड बना लो, और जिस धातु का लेप चढ़ाना हो उसे ले लो विद्युत अपघटक के रूप में। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, चांदी के आभूषण खरीदते हैं और सोने का उसके ऊपर पॉलिश करा लेते हैं। तो इस तरीके से भी पॉलिश हो जाएगी कि आप चांदी के आभूषण लो और सोने का क्या करा लो, उसके ऊपर विद्युत लेपन करा लो, यानी कि यहाँ सोने का विलयन होना चाहिए अंदर, और वो सोने के विलयन के जो सोने के धनायन है वे जाके चांदी के ऊपर चढ़ जाएंगे और चिपक जाएंगे। ठीक है बेटे। और नंबर 5, कम क्रियाशील धातुओं जैसे सिल्वर, लेड, कॉपर के शोधन में। तो कम क्रियाशील धातुओं का शोधन हमारे कोर्स में है, मैं इसे पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे ढंग से जहां ये आएगा। अभी मैं इस कहानी को बिल्कुल छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ मजेदार लजेदार क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है बेटे। देखो बेटे, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चलो ठीक है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखियो, पहले आंसर आपको ही देना है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन की क्रिया में आक्सीकरण तथा अपचयन क्रमशः होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा एनोड व कैथोड पर, ऑप्शन बी दे रखा बेटे कैथोड व एनोड पर, ऑप्शन सी दे रखा दोनों इलेक्ट्रोडों पर, और बेटे ऑप्शन डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो वे यूं कह रहे कि आक्सीकरण तथा अपचयन, तो कौन सा आंसर होना चाहिए बताओ। आक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रम से कौन सा आंसर ठीक बैठेगा। आक्सीकरण होता है और फिर अपचयन होता है, कौन सा सही बैठेगा बताओ। लगा दिया आंसर, आ गया क्या समझ में बेटे। देखो, ऑक्सीकरण तथा अपचयन है ना, आपको मैंने अभी सिखाया था कि ऑक्सीकरण जिस इलेक्ट्रोड पर होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड, तथा अपचयन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड। तो हमारा वो उत्तर सही होगा जिसमें पहले तो हो एनोड और फिर हो कैथोड। तो ऑप्शन ए को देखो, इसमें पहले एनोड है और फिर कैथोड है, ऑप्शन ए ही ठीक होगा। इनमें से ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटे, पहला ऑप्शन यानी ए हमारा सही उत्तर है, क्योंकि इन्होंने पूछा कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रम से है बताने। तो ऑक्सीकरण एनोड पर होता है और अपचयन होता है कैथोड पर, तो क्रम में यही तो लिखा हुआ, ये तो उल्टा लिख दिया इन्होंने। और ये यूं कह रहे दोनों इलेक्ट्रोडों पे किसी पे भी ऑक्सीकरण हो जाएगा और किसी पे भी अपचयन, ये तो बिल्कुल गलत है। और यूं कह रहे इनमें से कोई नहीं, कि चारों में से कोई सा भी उत्तर सही नहीं है। तो सही उत्तर तो बेटे पहला है, क्योंकि पहले उत्तर में इन्होंने क्रम सही दे रखा कि ऑक्सीकरण एनोड पर होता है और अपचयन किस पे होता है, कैथोड पर, लिखा हुआ ना क्रम से है। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, ध्यान से देखियो, आंसर आपको ही बताना है। जलीय NaCl के विद्युत अपघटन में जो हमने करा था, पानी में नमक ही तो घोल रखा था हमने, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। एनोड पर एक रिएक्शन दे रखी कि Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन जुड़ा, Na बन गया। फिर दे रखा 2H2O इजिकल टू O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन निकले, बी में निकले इलेक्ट्रॉन, सी में इलेक्ट्रॉन जुड़े और डी में बेटे इलेक्ट्रॉन निकले। प्लस इलेक्ट्रॉन इधर कर दिया तो इधर ये माइनस का इलेक्ट्रॉन ही है, इसका मतलब ये है। तो आप बताओ कि जलीय NaCl के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी क्रिया होगी, बताओ सोच के मुझे।
कि एनोड पर कौन सी क्रिया होगी इन चारों में से। कमेंट कर दिया करो, कमेंट। कौन सी क्रिया होगी बेटे एनोड पर, बताओ। आ गया समझ में? आया क्या समझ में? कुछ कुछ बच्चों के समझ में आ गया? ठीक है, देखो चलो मैं बता रहा। यहाँ पूछा इन्होंने एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। तो एनोड पर बेटे हमें पता है कि एनोड पर होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है बेटे एनोड पर? ऑक्सीकरण। और मैंने आपको यूं भी सिखाया कि ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का निकलना। तो इनमें से वो क्रिया छांट लो जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो। देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे, इसमें भी जुड़ रहे, इन दोनों से तो कोई मतलब है ही नहीं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे और इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे। तो इन दोनों क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब दोनों क्रियाओं में ही ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका मतलब दोनों क्रियाएं ही एनोड पर हो सकती हैं। पर NaCl का जब आप घोल लोगे तो दोनों में से कौन सी क्रिया होगी? ये तो दोनों क्रियाएं हो सकती हैं एनोड पर दोनों में से मैं बता रहा, ध्यान से सुनियो। इन दोनों क्रियाओं में से जो ये डी वाला रिएक्शन है, यानी कि Cl नेगेटिव, जो मैंने आपको कॉपी में लिखाया था, कॉपी में मैंने यही वाला तो लिखवाया था आपको नोट्स में अभी थोड़ी देर पहले, कि Cl नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Cl मुक्त मूलक में बदल जाएगा। इन्होंने यहाँ Cl मुक्त मूलक ना लिख के हाफ Cl2 लिख दिया, एक ही बात है, इसका मतलब Cl मुक्त मूलक ही है। तो ये वाली क्रिया होगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे, इसमें भी तो क्या हो रहा? ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा, फिर आपने इसे क्यों लिखा डी को, बी को क्यों नहीं लिखा उत्तर? उसके बेटे दो कारण हैं, सुनियो ध्यान से। यहाँ जल का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ हो रहा बेटे Cl नेगेटिव का ऑक्सीकरण। तो जल के ऑक्सीकरण और Cl नेगेटिव के ऑक्सीकरण दोनों में एक अंतर है। अंतर यह है बेटे कि जल के ऑक्सीकरण के लिए बहुत ज्यादा विभव की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, जबकि Cl नेगेटिव का ऑक्सीकरण हो जाता है कम विभव पर ही या कम वोल्टेज पर ही। ठीक है, तो ज्यादा संभावना इसके ऑक्सीकरण की है ना कि इसके, पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा, यहाँ जल को आयनों में टूटना है। जल को किस में टूटना? आयनों में। जब जाके ये रिएक्शन होगी, और ये जो Cl नेगेटिव आयन हमें मिला हुआ है, ये किसके आयनन से मिला हुआ है बेटे? NaCl के। तो NaCl तो एक प्रबल विद्युत अपघटय है बेटे। NaCl क्या है? प्रबल विद्युत अपघटय। और जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है। तो जो प्रबल विद्युत अपघटय है उसके आयन यानी Cl नेगेटिव हमें ज्यादा मिलेंगे, और ज्यादा मिलेंगे तो रिएक्शन के होने की संभावना भी ज्यादा है। जबकि जल बहुत कम आयनों में टूटता है। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा कि जल के लगभग 55 लाख अणुओं में से एक अणु आयनों में टूटता है। 55.55 लाख अणुओं में से एक अणु टूटता है बेटे, किसमें? आयनों में। ठीक है, तो यदि मैं आपको अब भी यदि समझ में नहीं आया तो यार एक एग्जांपल सुनो। मान लो हमने कोई जो है कुछ फंक्शन करवाया मोहल्ले में, पड़ोस में या गांव में, और उस फंक्शन में हमने जो है बेटे हलवा बनवाया सूजी का, सारे गांव में या फिर सारे अपनी कॉलोनी में या मोहल्ले में बांटने के लिए। तो हम उस हलवे के अंदर हमने डलवा रखे कुछ किशमिश और कुछ जो है बादाम के टुकड़े, ये डलवा रखे। तो यूं बताओ, जब कोई आदमी हलवा लेके वहां से जाएंगे जब सब, तो सब क्या कहेंगे जाके? भाई हलवा है, और हलवे में जो है किशमिश भी है, बादाम भी है। पर आपको पता कि हलवा तो ज्यादा है पर किशमिश बादाम तो कम है। कोई भी मोहल्ले में पड़ोस में ये नहीं कहेगा कि जल्दी जाओ वहां पर किशमिश और बादाम बट रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही कहेगा कोई, क्या कहेगा बताओ? वहां सब कहेंगे कि हलवा बट रहा है। क्या बट रहा है? हलवा। तो जो अधिक मात्रा में होता है उसी का ही प्रभाव दिखाई देता है सबको। कम मात्रा में होने वाली किसी चीज का प्रभाव दिखाई नहीं देता है और ना ही वो प्रभावित करता है किसी को। तो हमने कहा जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, जबकि ये जो Cl नेगेटिव आयन प्राप्त हुआ वो प्रबल विद्युत अपघटय NaCl से प्राप्त हुआ है। इसलिए रिएक्शन यही वाली होने के चांस ज्यादा हैं। ये रिएक्शन होगी तो ना के बराबर होगी। हलवे में किशमिश आएगी तो एक आधी दो तीन आ जाएंगी किशमिश। ठीक है, अब देखो चलो नेक्स्ट तीसरे पे मूव कर रहे हैं। अब आपका दिमाग हो गया बहुत तेज। गलित NaCl के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? एनोड पर भाई आपको बताएं NaCl है,
NaCl कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो एनोड पर कौन जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा। जैसे यहाँ गया और Cl नेगेटिव में से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन, यानी कि Cl नेगेटिव का क्या होगा बेटे, ऑक्सीकरण। अब छांट लो इनमें से कौन सा है सही, ABCD में से। ए कह रहे Cl नेगेटिव का ऑक्सीकरण, यहाँ कह रहे Na पॉजिटिव का ऑक्सीकरण, यहाँ कह रहे Cl नेगेटिव का ऑक्सीजन, यहाँ कह रहे Na पॉजिटिव का ऑक्सीजन। बताओ कौन सा उत्तर सही है इनमें से। भाई विद्युत अपघटन आप NaCl का कर रहे, तो एनोड पर तो किसका ऑक्सीकरण होगा बेटे, Cl नेगेटिव का ऑक्सीकरण होगा। ये बात हमने अभी पढ़ी पिछले क्वेश्चन में। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, चौथे में। चौथे में कहा विद्युत अपघटन की क्रिया उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो बेटे विद्युत अपघटन की क्रिया तो हमने पढ़ी आज। सबसे पहले तो वही पढ़ा, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, ये तो कर दोगे आप। मैंने आंसर में यहाँ लिख दिया कर चुके हैं। क्या लिखा, कर चुके हैं। आप पेपर में इसी उत्तर को ना लिख के आ जाइयो। कभी पेपर में आ जाएगी विद्युत अपघटन की क्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, और आप लिख के आ जाओ कर चुके हैं, और फिर कॉपी चेक हो और कॉपी आप खुलवाओ जी मैंने तो सही लिखा था उत्तर। और फिर वहां कॉपी आपकी रीचेकिंग में जब खुलेगी, वहां देखा जाएगा कि आपने लिखा है उत्तर कर चुके हैं, और आप उनके साथ लड़ना शुरू कर दो कि अब मैं आपको अपने नोट्स दिखा सकता हूँ, सर ने तो हमें यही पढ़ाया था कि कर चुके हैं, और आप अपने नोट्स दिखाओ और मैं आपके ऊपर हंसे। वैसे तो फिलहाल तो आप ही हंस रहे होंगे मेरे ऊपर, ठीक है, पर कुछ बच्चे होते हैं ऐसे। मेरा एक दोस्त था ऐसा, गाइड में से याद करता था हमेशा, और वो उत्तर में जो है उसने क्वेश्चन याद करा, टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं, और उसका उत्तर गाइड में लिखा हुआ था कि इस प्रश्न का उत्तर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 2 में देखिए। ये उत्तर लिखा हुआ था वहां गाइड में, और इसी उत्तर में रट्टा मार लिया उसने। इसी उत्तर में रट्टा मार लिया। और जब हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई कक्षा 8 की, तो उसने यही उत्तर लिख रखा था वहां। और जब हमारी कॉपियां चेक हुई, तो वो मैडम के साथ कॉपी चेक, जब मैडम ने चेक करके कॉपियां दिखाई, तो मैडम के साथ लड़ने लग गया, और यूं कह रहा कि मैंने तो मैडम सही उत्तर लिखा, आपने मेरा नंबर काट लिया। मैडम ने कहा ये तो बेटे बिल्कुल गलत उत्तर है, रटा हुआ उत्तर है। वो अपनी गाइड लाया उठा के, देखो मैडम यही नहीं उत्तर लिखा हुआ है इसमें, आप गलत करके दिखा दो इसे। तो उसकी मजाक बनी पूरी क्लास में, क्योंकि उसने क्वेश्चन था टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं, उसने उत्तर लिखा था इस प्रश्न का उत्तर दीर्घ दीर्घ प्रश्नों के प्रश्न संख्या 2 में देखिए, दीर्घ उत्तरीय की प्रश्न संख्या 2 में देखिए। तो ऐसा नहीं करना, तभी पेपर में आ जाओ विद्युत अपघटन की क्रिया उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए, और आप लिखो कर चुके हैं, यह नहीं लिखना उत्तर। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे। देखो क्वेश्चन है 5वां, Cl नेगेटिव आयनों के ऑक्सीकरण का मानक इलेक्ट्रोड विभव जल की अपेक्षा अधिक धनात्मक है। Cl नेगेटिव का जो ऑक्सीकरण विभव है या मानक इलेक्ट्रोड विभव है ज्यादा है और जल का कम है। फिर भी जलीय NaCl के विद्युत अपघटन में H2O की अपेक्षा Cl नेगेटिव आयन क्यों ऑक्सीकृत होते हैं। देखो H2O की अपेक्षा Cl नेगेटिव आयन ऑक्सीकृत हुए यहाँ। मैंने कारण बताया था ना क्यों हुए। मैंने बताया था कि जल का ऑक्सीकरण करने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ज्यादा विभव चाहिए, और इसका ऑक्सीकरण कम वोल्टेज या कम विभव पर ही हो जाता है, इसलिए यही रिएक्शन होगी, ये वाली नहीं होने की। ठीक है, कारण यह भी बताया था कि ये तो प्रबल विद्युत अपघटन से प्राप्त हुआ और वो दुर्बल विद्युत अपघटन है। तो उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि यहाँ समझा दिया था आपको। उत्तर लिखा क्योंकि जल के ऑक्सीकरण के लिए अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। वोल्टेज माने विभव है, विभव, आप विभव कह दो या वोल्टेज कह दो, जबकि Cl नेगेटिव कम वोल्टेज पर ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है बेटे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन कर रहे थे हम, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटे, चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन और कर रहे, ध्यान से देखेंगे सब। छठा क्वेश्चन देखिए जरा, क्या कारण है कि गलित कैल्शियम हाइड्राइड का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस एनोड पर मुक्त होती है। ठीक है बेटे, मतलब हाइड्रोजन गैस वैसे तो कहाँ मुक्त होनी चाहिए, कैथोड पर, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन के बनते हैं H पॉजिटिव आयन। तो यदि H पॉजिटिव आयन मीन्स H धन आयन बनेंगे, तो बेटे धन आयन तो आपको पता है कहाँ जाएंगे, धन आयन कैथोड पर, और कैथोड पर ही फिर हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए।
जैसे यहाँ देखियो जरा, ये क्या लिखा हुआ कैथोड पर, और कौन सी गैस बन रही, हाइड्रोजन गैस बन रही, देखो यहाँ कैथोड पर। तो बेटे हाइड्रोजन गैस तो नॉर्मली कहाँ बनती है, कैथोड पर। देखो कैथोड पर, क्योंकि हाइड्रोजन के होते हैं धनायन, धनायन जाते हैं कैथोड पर यहाँ यूं कहा इन्होंने कि हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त होती है, कारण बताओ। कारण मैं समझा रहा, ध्यान से देखियो। कैल्शियम हाइड्राइड है, जब कैल्शियम हाइड्राइड को आप इसका विद्युत अपघटन करोगे तो कैसे टूटेगा बेटे, Ca डबल पॉजिटिव प्लस 2H नेगेटिव। देखो हाइड्रोजन के ऋण आयन बने, जिन्हें आप कहते हो हाइड्राइड आयन। अब बताओ मुझे, अब मुझे यूं बताओ बेटे कि कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर कौन जाएगा बताओ। कैथोड पर तो ये जाएगा फिर Ca डबल पॉजिटिव आयन, Ca डबल पॉजिटिव आयन गया और वहां से उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। कितने इलेक्ट्रॉन लिए बेटे, 2। और क्या बन गए हो, कैल्शियम धातु। कैल्शियम धातु कह दो या कैल्शियम सॉलिड कह दो, ये इकट्ठा हो जाएगा, किसके ऊपर जम जाएगा, कैथोड के। अब यूं बताओ एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर जाएंगे बेटे 2H नेगेटिव आयन, और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, ये माइनस माने निकाल लेंगे अपने 2 इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाएंगे, H2 गैस। तो यूं बताओ H2 गैस यहाँ कहाँ बनी, एनोड पर, और यहाँ देखियो कैथोड पर। नॉर्मली कैथोड पर बनती है H2 गैस, पर कैल्शियम हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन गैस बेटे एनोड पर बनी है। क्यों बनी है, तो आप लिखोगे क्योंकि हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के ऋण आयन, जिसे आप कह सकते हो H नेगेटिव, प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटे, हाइड्रोजन के ऋण आयन प्राप्त होते हैं, इसलिए ऋण आयन प्राप्त होने के कारण आपको हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है, एनोड पर। कहाँ मिलती है बेटे, एनोड पर। अब देखो 7वां क्वेश्चन, अम्लीयकृत जल यानी डाइल्यूट H2SO4 का विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्या विलयन की पीएच प्रभावित होती है। तो पीएच तो आपने पढ़ रखी है कक्षा 10 में, ठीक है, पीएच मान आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। वैसे मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा जब अगला यूनिट आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि पीएच मान चेंज होगा यदि आप डाइल्यूट H2SO4 विलयन का क्या करोगे, विद्युत अपघटन। तो यहाँ उत्तर मैंने लिख दिया, ध्यान से देखो, पीएच प्रभावित नहीं होगी। पीएच प्रभावित क्यों नहीं होने की, क्योंकि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, H पॉजिटिव को बड़े ब्रैकेट में बंद कर रखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कहते हैं इसे, या तो इसे कहो हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण, और या फिर आप इसे कहो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, या आप कहो इसे हाइड्रोजन आयनों का सक्रिय द्रव्यमान, कुछ भी कह दो आप, अपरिवर्तित रहेगी। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ही नहीं बदलने की, यानी कि H पॉजिटिव आयनों की संख्या ही नहीं बदलने की, तो पीएच कहां से बदल जाएगा, क्योंकि पीएच तो H पॉजिटिव आयनों की संख्या पर डिपेंड करता है। क्यों नहीं बदलने की, देखो एनोड पर ये वाला रिएक्शन होगा 2H2 O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 4, इस रिएक्शन को देखते हुए आपको ऐसे लग रहा कि जैसे H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, और यदि H पॉजिटिव आयनों की संख्या विलयन में बढ़ गई तो विलयन का पीएच घटेगा, क्योंकि विलयन अम्लीय होता चला जाएगा जितने विलयन में H पॉजिटिव आयन होंगे। पर ये बेटे बढ़ने के नहीं है, क्योंकि नीचे वाला रिएक्शन देखो, 4H पॉजिटिव आयन जू की तू खपत है इनकी, कंजप्शन जू का तू है, 4 इलेक्ट्रॉन जू का तू कंजप्शन है, और दोनों आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना रहे कैथोड पर। तो जितने H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ रही है उतनी में खप भी तो रहे, खपत भी तो हो रही है उतनी उनकी। तो H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता अपरिवर्तित रहेगी, और जब H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता ही नहीं बदलने की तो बेटे पीएच कहां से बदल जाएगा, पीएच तो बदल ही नहीं सकता है, क्योंकि पीएच मान डिपेंड करता है H पॉजिटिव आयनों की संख्या या सांद्रता पर। अब देखो बेटे 8वां क्वेश्चन, विद्युत अपघटन की क्रिया में बनने वाले उत्पाद किन कारकों पर निर्भर करते हैं। ये तो मैंने अभी पढ़ाया तुम्हें थोड़ी देर पहले, जो तुम्हें नींद ना आई हो तो आंसर लिखा हुआ कर चुके हैं, और आपको पता है कि ये आंसर नहीं लिख के आना है, आंसर वही लिखना है जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, मैं साइड में हट गया, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अच्छा जल्दी लो बेटे स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट।
ठीक है बच्चों। यार सब एक बात का ध्यान रखा करो कि प्लेलिस्ट में जाके ही अपनी पढ़ाई करा करो। यदि आप बेटे कहीं से भी आगे पढ़ाई कर लोगे ना, कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला है। जिंदगी झंड हो जाएगी बिल्कुल एकदम। ऐसा लगेगा कि केमिस्ट्री से ज्यादा खतरनाक कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। तो यदि जिंदगी को अच्छे ढंग से जीना है ना, और एंजॉय करना है, तो बेटे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ो और केमिस्ट्री के मजे लूट लो बस पूरे। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।